मैं वापस जिंदा हो गया था। मुझे याद आने लगा कैसे पिछली लाइफ में मैंने अपनी बीवी की $1 बिलियन की दौलत इनहेरिट की थी और अपनी मनपसंद आराम और अय्याशी की जिंदगी जी थी। सुकून, बहुत सुकून। उस साल मेरी बीवी बिजनेस क्वीन लिन चिंग हा अपने पहले प्यार के लिए मर गई थी। पूरा हाई क्लास सर्कल हिल गया था। कुछ लोगों को अफसोस हुआ और कुछ लोग हंसने लगे, लेकिन ज्यादातर लोग बस मेरा तमाशा देखने का वेट कर रहे थे। सब यही सोच रहे थे कि ये निकम्मा इंसान जो बस अरेंज्ड मैरिज के जरिए अपर क्लास में घुसा है, अब बीवी के मरने के बाद क्या करेगा। मैं क्या कर सकता था? ऑफ कोर्स, मैंने उसकी बेशुमार दौलत को इनहेरिट किया जो किसी देश की ओवरऑल दौलत के बराबर थी। और वहां से शुरू हुई मेरी अगले 70 सालों की बिना कुछ किए लाइंग फ्लैट वाली जिंदगी। मैंने कंपनी के सारे अफेयर्स एक टॉप टियर प्रोफेशनल टीम के हवाले कर दिए थे। हर क्वार्टर बस फाइनेंशियल रिपोर्ट और मेरे हिस्से का प्रॉफिट मेरे अकाउंट में आ जाता था। फिर मैंने अपने देश की खूबसूरत जगहों पर ट्रैवल करना शुरू किया। सारे 8 मेजर कजीन्स ट्राई किए। जियांगन के छोटे से आंगन में राइस वाइन बनाई और नॉर्दर्न फ्रंटियर के मैदानों में जी भर के मीट खाया। बाद में मुझे फिटनेस का नशा चढ़ गया। 8 पैक एब्स और वी शेप बॉडी 90 साल की उम्र तक मेरे साथ रहे। अनगिनत खूबसूरत लड़कियां मेरे करीब आना चाहती थी, लेकिन मैं बस जिंदगी के मजे ले रहा था। मैंने खुद को किसी के साथ बंधने नहीं दिया, क्योंकि औरतें बस मेरे आराम की जिंदगी को स्लो कर सकती हैं। कुल मिलाकर मेरी वो लाइफ सच में कमाल की थी। इसलिए अपनी 100th बर्थडे पार्टी में मैंने पूरे सेटिस्फैक्शन के साथ अपनी आखिरी सांस ली। लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं वापस जिंदा हो जाऊंगा, वापस उस वक्त में जब मैं 30 साल का था। मैं बिल्कुल भी घबराया नहीं था, बल्कि थोड़ा खुश ही था। लिन फैमिली हम पर बहुत प्रेशर डाल रही थी इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए। ये सीन मुझे बहुत अच्छे से याद था। पिछली लाइफ में मैं इसके लिए बिल्कुल राजी नहीं था, लेकिन आखिर में फैमिली के प्रेशर के आगे मुझे झुकना पड़ा। मजबूरी में मुझे हाँ बोलना पड़ा लिन चिंग हा के साथ इस डील के लिए। ये प्योरली एक कमर्शियल शादी थी। लिन चिंग हा बीजिंग के बिजनेस वर्ल्ड की जानी मानी कोल्ड और स्ट्रिक्ट फीमेल सीईओ। वो एक टॉप टियर फैमिली से थी, लेकिन सब जानते थे कि उसने अपना दिल एक बाचुन नाम के आदमी को दे रखा था। वो उसका पहला प्यार था। वो मुझ जैसे प्ले बॉय को नीची नजर से देखती थी और मुझे भी उसके इस ठंडे बिहेवियर को झेलने का कोई शौक नहीं था। हमारी शादी उसी पल से बस एक दिखावा थी जब हमने पेपर पर साइन किए थे। ये एक अनस्पोकन डील थी, लेकिन अब ये सब दोबारा होने जा रहा था। क्या इससे ज्यादा अच्छी कोई और बात हो सकती है? इसका मतलब पिछली लाइफ में मैंने 70 साल तक जो भगवान जैसी आराम की जिंदगी बिताई थी, मैं वैसी ही लाइफ को एग्जैक्ट कॉपी करके दोबारा जी सकता था। मुझे पता है तुम शायद ये नहीं चाहते, लेकिन ये शादी हमारी लू फैमिली के लिए सच में बहुत बड़ी डील है। लू जे हुआ, मेरे डैड ने मुझसे कहा। उनकी हैरान नजरों के सामने मैंने टेबल से पेन उठाया और बिना सोचे मैरिज कंसेंट फॉर्म पर अपने साइन कर दिए। मैंने शादी के लिए हां कर दी थी। जैसे ही मैंने साइंड डॉक्यूमेंट्स आगे बढ़ाए, मेरे डैड पूरी तरह शॉक में थे। तुम सच में राजी हो? मैंने कहा, वैसे भी उसकी शादी मेरे साथ ही होने वाली है, तो एक दिन पहले हो या बाद में क्या फर्क पड़ता है। जाओ लिन फैमिली को बता दो वो डेट फिक्स कर ले, मैं कभी भी रेडी हूं। जल्दी शादी करो, उसके प्यार के लिए जल्दी मरने का वेट करो, ताकि मेरी असली जिंदगी जल्दी शुरू हो सके। सेकेंड राउंड, एक परफेक्ट रिटायरमेंट लाइफ। प्लान एकदम सेट था। मेरे डैड ने डॉक्यूमेंट पकड़ा जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। उनके हाथ खुशी से कांप रहे थे। वो मुड़े और फोन करने के लिए स्टडी रूम की तरफ भागे। मैंने अपनी आंखें बंद की और आराम से अपने खूबसूरत फ्यूचर को प्लान करने लगा। इस बार मैं अपने विला के बैकयार्ड में एक बड़ा और प्रॉपर वाइन सेलर बनवाऊंगा और 2 कुत्ते पालूंगा। मैंने तो नाम भी सोच लिए थे। एक का नाम लाइंग फ्लैट और दूसरे का लॉन्ग लिव द एम्परर। हालांकि उस पल मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक सामने वाले सोफे के कॉर्नर पर वो बिना कुछ बोले कब से बैठी थी। लिन चिंग हान किसी बर्फ की मूर्ति की तरह लग रही थी, लेकिन उसकी उन शांत आंखों की गहराई में अचानक एक भयंकर सुनामी आ गई। उसके हाथ जो अपने घुटनों पर थे अचानक टाइट हो गए। उसने मुझे बहुत ध्यान से घूर कर देखा। उसकी आंखों का वो लुक बड़ा ही अजीब और डिस्क्राइब करने में मुश्किल था। शौक, हद से ज्यादा पछतावा और एक दिल तोड़ने वाला दर्द। लेकिन मेरा ध्यान उस पर बिल्कुल नहीं था।
मेरा दिल तो खुशी से पागल हो रहा था। स्टेप 1 डन। नेक्स्ट स्टेप, एक प्रॉपरली डिफाइंड प्री नैप्चुअल अग्रीमेंट साइन करना। फिर मैं स्टाइल में घर से बाहर निकल जाऊंगा, एक मस्त जगह ढूंढूंगा और शांति से बाचुन के लिए उसकी फीलिंग्स जागरूक होने का वेट करूंगा। और उसके बाद लिंचिंग हान का उसके प्यार में ट्रैजिक सुसाइड। पिछली लाइफ की स्क्रिप्ट के हिसाब से यह एक फ्लॉलेस प्लान था। अब उसे सीधा उठकर अपनी बेंटले की तरफ निकल जाना चाहिए था, मुझे हवा की तरह इग्नोर करके। लेकिन वो अपनी जगह से हिली तक नहीं। क्या तुम मेरे साथ खाना खाना चाहते हो? क्या मैंने सही सुना? क्या स्क्रिप्ट गलत हो गई है? क्या ये सच में वही आइस कोल्ड फीमेल सीईओ है? पिछली लाइफ में उन जरूरी फैमिली गैदरिंग्स के अलावा हमने प्राइवेट में एक शब्द तक बात नहीं की थी। वो नर्वस लग रही थी, उसकी नजरें इधर उधर घूम रही थी, जैसे उसमें मुझसे आंख मिलाने की हिम्मत ही नहीं थी। मैंने कहा, मुझे लगता है कि हमारे बीच इन खोखली फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं है। मैं उसे याद दिला रहा था, हमारे बीच डील कंप्लीटली क्लियर थी। यह सुनते ही उसका शरीर अचानक स्टिफ हो गया, उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे, जैसे मेरे शब्दों ने उसके दिल पर खंजर घोंप दिया हो। इस औरत को हो क्या गया है? इतनी इमोशनल कब से हो गई? ये पहले तो ऐसी नाजुक नहीं थी। मैं सोचने लगा, अभी उम्मीद मत हारो, बाचुन अभी मरा नहीं है। अगर ये अभी उसके चक्कर में मर गई तो मेरी दौलत का क्या होगा? मैंने उससे कहा, हम सब एडल्ट्स हैं, टाइम कीमती है, इसे फजूल की चीजों पर वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मेरे साथ खाना खाना फजूल है? वो बोली। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, आखिर लिंचिंग हां के दिमाग में चल क्या रहा था? क्या इसके अंदर कोई आत्मा आ गई है? मुझे इस सबसे जल्दी निपटना था। मैं उसके साथ इन बातों में उलझना नहीं चाहता था। कहानी को वापस अपने असली ट्रैक पर लाना जरूरी था। नए घर का पासवर्ड तुम्हारा बर्थडे है, मैंने बिना पीछे मुड़े उससे कहा। उसके चलते कदम थोड़े रुके। वो बोली, मैं आज रात वापस वहीं आ रही हूं, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। खाना पकाएगी? मैं शौक के मारे जमीन पर गिरने वाला था। ये न्यूज थोड़ी ज्यादा ही एक्सप्लोसिव थी। वो ब्राइडल चेंबर में आना चाहती थी, ऊपर से खाना भी पकाएगी। मैं पक्का कोई सपना देख रहा हूँ, इसका दिमाग खराब हो गया है। ये औरत पूरी तरह पागल हो गई है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और घबराकर अपनी स्पोर्ट्स कार में बैठ गया। मुझे शांत होना पड़ेगा, पक्का मेरे रीबर्थ में ही कोई गड़बड़ हुई है, ऐसा ही होगा। अभी के लिए मुझे लो प्रोफाइल रहना पड़ेगा। मैं उस सो कॉल्ड शादी वाले घर गया ही नहीं, मैं सीधा अपने उस लाइंग फ्लैट बेस कैंप गया जो मैंने बहुत पहले से तैयार करके रखा था। सिटी सेंटर की टॉप फ्लोर पर एक बड़ा सा फ्लैट, जिसका नजारा कमाल का था। मैंने अपनी मनपसंद विस्की का एक ग्लास डाला। लिंचिंग हान के इस अजीब बिहेवियर का पक्का कोई ना कोई रीजन था। उसका वो देखने का तरीका, उसकी वो टोन, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। कहाँ गड़बड़ हुई? रुको, क्या वो भी रीबॉर्न हुई है? नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। फालतू में खुद को मत डराओ। उसकी नजरें अजीब जरूर थीं, पर उनमें कोई नफरत नहीं थी। आखिर रीजन क्या था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने चिढ़कर अपना सिर पकड़ा। खैर छोड़ो, मुझे सोचना ही नहीं है। वो चाहे कोई सा भी नशा करके आई हो, जब तक वो मेरे अल्टीमेट गोल पैसा और आराम के बीच में नहीं आती, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी जो होगा देखा जाएगा। मैं सोफे पर गिर गया। मैंने अपने असिस्टेंट वोंग ली को कॉल किया। वो जिन लोगों को तुम ढूंढ रहे थे, फंड मैनेजर्स और टॉप ट्रेडर्स, उनसे बात कहां तक पहुंची? वो किसी भी वक्त काम के लिए रेडी है और उनके प्रॉफिट्स नॉर्मल मार्केट को पूरी तरह क्रश कर देंगे, उसने जवाब दिया। बहुत बढ़िया, उन्हें तैयार रखो, अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। मार्केट में एक बहुत बड़ा पैसा आने वाला है, मैंने कहा। मेरी आराम की जिंदगी का बेसिक सेटअप पहले ही बन चुका था, अब बस आखिरी स्टेप बचा था। और जहां तक लिंचिंग हान की बात है, उसे जो करना है करने दो, कुछ वक्त बाद शांति तो मिल ही जाएगी। उस रात मैं फिर भी उस सो कॉल्ड मैरिटल होम गया, खासकर यह देखने कि वो मेरी आंखों के सामने आखिर नाटक क्या कर रही है। ये धुआं कैसा है? लिंचिंग हान, तुम क्या कर रही हो? मैं भागकर किचन में गया। लिंचिंग हान हड़बड़ाई हुई खड़ी थी और उसके सामने एक पॉट रखा था जो जलकर पूरा काला हो चुका था। उसके चेहरे और कपड़ों पर जगह जगह काली राख लगी हुई थी। वो बिल्कुल किसी ऐसी बिल्ली की तरह लग रही थी जिसे चूल्हे की राख में डाल दिया हो। मैं कोला चिकन विंग्स बनाने का ट्राई कर रही थी, लेकिन बर्तन में अचानक अपने आप आग लग गई।
वो मासूमियत से बोली। मैंने अपने सामने खड़ी उस औरत को देखा जो पूरी बिजनेस इंडस्ट्री की नींदें उड़ाकर रखती थी। एक ऐसी फीमेल सीईओ जो बर्फ की तरह कोल्ड और स्ट्रिक्ट थी। इस वक्त वो एक ऐसी बच्ची लग रही थी जिसने कोई क्लेश कर दिया हो। मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ और मैं जोर जोर से हंसने लगा। लिंचिंग हान का चेहरा शर्म से बिल्कुल लाल हो गया। मैंने जल्दी से अपनी हंसी रोकी। नहीं, मैं हंस नहीं सकता। अगर इसको बुरा लग गया और ये घर से भाग गई तो मेरा इनहेरिटेंस का प्लान डिले हो जाएगा। मैं उसके पास गया और उसके हाथ से वो खराब स्पैचुला ले लिया। मैं करता हूं। वो एकदम शॉक में मुझे देखती रही। वो हिली तक नहीं। बाहर जाओ और वेट करो, मैंने उसे हल्के से धक्का देते हुए कहा। 10 मिनट बाद टेबल पर 3 डिशेस और एक सूप सर्व किए गए। लिंचिंग हान की आंखें हैरानी से भरी हुई थी जब उसने मुझे देखा। तुम्हें खाना बनाना आता है? बस ऐसे ही थोड़ा बहुत सीख लिया, मैंने शांति से जवाब दिया। पिछली लाइफ में 37 सालों की फ्री जिंदगी में मैंने भले ही और कुछ न सीखा हो, पर अपना खाना बनाना जरूर मास्टर कर लिया था। उसने अपनी चॉपस्टिक्स उठाई, ध्यान से एक पीस उठाया। जैसे ही टमाटो स्क्रैम्बल्ड एग्स उसके मुंह में गए, उसकी आंखें चमक उठीं। वो सच में बहुत बढ़िया बने थे। मैं मन में सोच रहा था, इसमें इतना एक्साइट होने वाली क्या बात थी? लिन फैमिली की प्रेसिडेंट बस एक आम टमाटो स्क्रैम्बल्ड एग्स खाकर इतनी खुश हो गई। डिनर के वक्त अजीब सी खामोशी थी। मैं अकेले खा रहा था और वो सामने बैठी छोटे छोटे बाइट्स ले रही थी। वो बीच बीच में मुझे चोरी छिपे देख रही थी। उसकी आंखों के वो इमोशंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे। खाना खत्म होने के बाद मैं बस उठने ही वाला था ताकि सफाई कर सकूं कि वो अचानक खड़ी हो गई। मैं इन्हें धोऊंगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे डर था कि अगर उसने नहीं धोए तो मैं नखरे करूंगा। मैंने उसे ऑकवर्ड और क्लमजी तरीके से किचन में बर्तन रखते हुए देखा। 10 मिनट बाद मैं बस उससे प्री नेप्चुअल एग्रीमेंट साइन करने और अलग अलग रूम्स में सोने के बारे में बात स्टार्ट करने ही वाला था कि वो अचानक बोली, बाचुन ने आज मुझे कॉल किया था। मेरा दिल जोरों से धड़का। आ गया वो पल। असली नाटक तो अब शुरू होने वाला था। मैंने कामली अपनी आईब्रोज रेस की। उसको तुमसे क्या काम आ गया? उसने पूछा कि मैं तुमसे शादी क्यों करना चाहती हूं। कह रहा था कि वो मेरे बिना नहीं जी सकता। हाँ, यही तो सुनना था। पिछली लाइफ में बाचुन ने सेम एक्सक्यूज यूज किया था, जिसके बाद लिंचिंग हाँ परेशान रहने लगी थी और एंड में उसी के लिए उसने अपनी जान दे दी। मैं अंदर ही अंदर खुशी के मारे झूम रहा था। तो तुमने क्या कहा? मैंने पूछा और दिमाग में प्लान करने लगा कि डॉग्स लाने के लिए कौन से पेट स्टोर जाऊंगा। वो बोली, मैंने उससे कह दिया कि मैं अब शादीशुदा हूं, मेरे हस्बैंड का नाम लू येन है और मैंने उससे साफ कह दिया कि वो मुझे आगे से परेशान न करे, वरना मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। क्या? इसने क्या कहा? उसने उसे रिजेक्ट कर दिया? बाचुन को धमकी भी दे डाली? ये स्क्रिप्ट वैसी तो बिल्कुल नहीं चल रही जैसी सोची थी। मेरी असली स्क्रिप्ट कहां है? किसने चेंज की मेरी स्क्रिप्ट? वो आगे बोली, पिछली लाइफ में जो मेरे साथ हुआ मुझे उस पर बहुत पछतावा है। वो भी क्या बोली? पिछली लाइफ? तो वो सच में वापस जिंदा होकर आई थी। तभी ये कल से इतनी अजीब हरकतें कर रही थी। तभी इसने खाना बनाने की कोशिश की। तभी इसने बाचुन को मना किया। मतलब साफ था वो अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज के साथ वापस आई है। मैंने उसकी तरफ देखा। उसके अंदर इमोशंस का एक तूफान मचा हुआ था और मेरा प्लान, मेरा लाइंग फ्लैट का ग्रैंड प्लान सब कचरा होने वाला था। मैं नफरत से भर गया था। मेरा मन किया उसकी गर्दन पकड़ूं और पूछूं, तुम वापस क्यों आई हो? क्या तुम ठीक से मर नहीं सकती थी? लेकिन मैंने अनजान बनने की एक्टिंग की। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रही हो। अब सिचुएशन ये थी, दुश्मन अंधेरे में था और मैं रोशनी में। उसे नहीं पता था कि मैं भी रीबॉर्न हुआ हूं। यही मेरा सबसे बड़ा एडवांटेज था। तुम्हें पता है, मैं जानती हूं तुमने मुझसे बस अपनी लू फैमिली के फायदे के लिए शादी की थी। तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, वो रौनी सूरत बना के बोली। पिछली लाइफ में उस धोखेबाज बाचुन ने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी थी। मैंने तुम्हें इग्नोर किया और एंड में एक ऐसी बेवकूफी की जिसने तुम्हें पूरे बीजिंग के सामने मजाक का टॉपिक बना दिया। लू येन, मैं माफी चाहती हूं। आई एम रियली सॉरी। इस लाइफ में मैं वैसी बेवकूफी नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी सच्ची पत्नी बनूंगी और अपने सारे गुनाहों का पछतावा करूंगी। पछतावा? वो क्या देकर पछतावा करना चाहती है? उसका बेस्ट पछतावा यही होगा कि वो जल्दी से मर जाए और अपनी सारी जायदाद मुझे दे जाए। लिंचिंग, हाँ, अपनी इस रिडिकुलस सिंपैथी को अपने पास रखो, मैंने स्ट्रिक्ट टोन में कहा।
मुझे तुम्हारा कोई मुआवजा नहीं चाहिए। शुरू से लेकर एंड तक ये शादी हमारे बीच बस एक डील थी। तुम इस बात को अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो तो बेहतर होगा। मैं बिना उसकी तरफ देखे घूमा और सीधा अपने कमरे में चला गया। लेकिन सच कहूं तो अब मैं बड़ी मुसीबत में था। एक ऐसी बीवी जो सच में मरना चाहती हो वो डरने लायक नहीं होती, पर एक ऐसी रीबॉर्न बीवी जो पूरा मन बना चुकी हो कि वो अपनी हर गलती सुधारेगी, वो सबसे ज्यादा डेडली होती है। मेरा लाइंग फ्लैट लाइफ का प्लान ऑफिशियली स्टार्ट होने से पहले ही बर्बाद हो गया था। अगली सुबह जब मैं अपने कमरे से निकला, मेरी आंखों के नीचे मोटे डार्क सर्कल्स थे। मैं पूरी रात सो नहीं पाया था। मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, इस रीबॉर्न लिन चिंग हान से कैसे निपटा जाए। डायरेक्ट गुस्सा करना या हेड टू हेड जाना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। अभी उसका दिमाग और दिल गिल्ट से भरा हुआ है। मैं चाहे उससे कितनी भी बुरी बातें क्यों ना बोलूं, वो उसे मेरी नाराजगी समझकर चुपचाप सह लेगी। मुझे कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। मुझे उससे खुद ब खुद हार मानवानी पड़ेगी। उसे मजबूर करना होगा कि वो मुझे पूरी तरह छोड़ दे। उसे ये फील कराना होगा कि मैं किसी लायक नहीं हूं। जब वो पूरी तरह मुझसे डिसअपॉइंटेड हो जाएगी, तब वो अपने असली कोल्ड रूप में वापस आ जाएगी। उसे खुद तय करना होगा कि वो अब मेरे साथ और नहीं रह सकती। तो सवाल यह था कि एक औरत को कंप्लीटली निराश कैसे किया जा सकता है। हां, याद आया। क्या मैं एक रिच स्पॉइल्ड ब्रैट नहीं हूं? एक ऐसा निकम्मा आदमी जिसे कुछ नहीं आता, जिसका काम बस पैसा उड़ाना, नशा करना और लड़कियों के पीछे घूमना है। क्या पिछली लाइफ में मेरी यही इमेज नहीं थी लोगों के सामने? लोगों की नजरों में एक परफेक्ट निकम्मा इमेज। इस लाइफ में मैं ये प्ले बॉय और यूजलेस होने की एक्टिंग और भी बड़े और बेशर्मी वाले लेवल पर करूंगा। लिन चिंग हान जैसी एक स्ट्रांग औरत जो अपने उसूलों से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, वो इस चीज को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पाएगी। वो मेरे इस यूजलेस रूप को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और तब मुझे शायद उस बात चुन के मरने का वेट भी नहीं करना पड़ेगा। वो खुद अपनी मर्जी से डिवोर्स के पेपर्स मेरे मुंह पर फेंक कर मारेगी। हालांकि तब मुझे पूरी दौलत नहीं मिलेगी, पर डिवोर्स से आने वाली प्रॉपर्टी और एलिमनी भी मुझे आने वाली कई लाइफ्स बिना कुछ किए जीने के लिए काफी होगी। ये प्लान काफी सॉलिड लग रहा था। ये सोचते ही मुझे अचानक लगा जैसे खिड़की के बाहर का आसमान ज्यादा साफ और खूबसूरत हो गया है। मैं जूते बदलने के लिए एंट्रेंस की तरफ गया। वो भी पीछे पीछे आई। उसकी आवाज में एक ऐसी नर्वसनेस थी जो छुप नहीं रही थी। क्या तुम कहीं जा रहे हो? वेल, मैं घूमने बाहर निकल ही रहा था क्योंकि मेरा शो अब शुरू होने वाला था। तुम्हें कहाँ जाना है? आज मुझे ऑफिस में ज्यादा काम नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, वो बोली। मैंने एक बहुत ब्यूटीफुल औरत के साथ डेट प्लान की है, प्रेसिडेंट लीन, मैंने स्मर्क करते हुए बोला। तुम्हें यहां पैसे कमाने पर फोकस करना चाहिए। आखिर मेरी आधी लाइफ की आराम की जिंदगी तुम्हारी कमाई पर ही डिपेंड करती है ना। खेल खत्म। उसकी शक्ल से जैसे खून सूख गया हो, वो पूरी तरह पीली पड़ गई। मैं बिना परवाह किए मजे से दरवाजा बंद करके निकल गया। वो बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग स्टेटमेंट थी ना, एक औरत को तोड़ने के लिए काफी थी। अब देखता हूं उसके अंदर मुझे अच्छी वाइफ बनने का भूत कितनी देर तक रहता है। मैं अपनी लाल फरारी को रेकलेसली ड्राइव करते हुए सीधा बीजिंग के टॉप प्राइवेट क्लब की तरफ निकल गया। ऑफ कोर्स, सच में मैं किसी भी खूबसूरत औरत से मिलने नहीं जा रहा था। मैं बस अपना दिन एंजॉय करने आया था। इस प्राइवेट क्लब का टान फैमिली वाला खाना सच में लाजवाब है। सुनने में आया था कि यहाँ का हेड शेफ किसी इंपीरियल शेफ का सक्सेसर है। पिछली लाइफ में मैं यहाँ का रेगुलर कस्टमर था, इसलिए मेरी टेस्ट बड्स पहले से ही बिगड़ी हुई थी। मैं आराम से बैठकर खाना एंजॉय कर रहा था, लेकिन मैंने ध्यान ही नहीं दिया वहां कुछ दूर एक अंधेरे से बूथ में एक निगाह मुझे लगातार चीर रही थी। एक ऐसी आग जैसी नजर जो मेरी पीठ में चुभन पैदा कर सकती थी। वहां लिन चिंग हान बैठी हुई थी और वो एक टक मुझे घूर रही थी। उस बेवकूफ औरत को सच में लगा कि मैं किसी लड़की से मिलने आया हूँ, इसलिए वो पूरा रास्ता मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई थी। उसने दिमाग में पहले ही हजारों सीन रिहर्स कर लिए थे कि जब वो मुझे किसी और औरत के साथ रंगे हाथों पकड़ेगी तो वो वहां अचानक एंट्री कैसे लेगी, अपनी डिग्निटी और अथॉरिटी कैसे मेंटेन रखेगी और उस औरत को कचरे की तरह साइड कैसे करेगी। लेकिन उसने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मैं वहां बस अकेला बैठकर आराम से अपना खाना खा रहा हूं। उसने ठंडी सांस लेते हुए सोचा होगा तो सुबह सुबह उसने उस खूबसूरत औरत के बारे में मुझे चिढ़ाने के लिए बस झूठ बोला था, पर बस मुझे गुस्सा दिलाने के लिए, मेरे मजाक उड़ाने के लिए। क्या वो सच में अभी भी मेरी फिक्र करता है? पिछली लाइफ में मैंने उसे बहुत ज्यादा हर्ट किया था।
इसीलिए अब यह सब हो रहा है। वो बचकाने तरीकों से मुझसे बदला ले रहा है, या शायद वो मेरी अटेंशन चाहता है। ऐसा ही होगा। ये ख्याल किसी तेज रोशनी की तरह उसके दिमाग के अंधेरे को चीरते हुए निकला। लिंचिंग हान का दिल अचानक भारी हो गया। एक खट्टी, चुभन भरी और दर्दनाक तकलीफ, और हां, पछतावा। साथ ही उसमें थोड़ी सी छिपी हुई मिठास भी थी। उसकी सांसें अटकने लगीं। लुयान, तुम बाहर से सख्त हो पर अंदर से बहुत नरम हो। फिक्र मत करो, इस लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं जाने दूंगी। मुझे उसके दिमाग में चल रही इन सब बातों का कोई आइडिया नहीं था। तभी मेरे फोन की घंटी बजी। बॉस, कुछ गड़बड़ हो गई है। आसमान टूट पड़ा है। हमारे सारे एनर्जी प्रोजेक्ट्स छीन लिए गए हैं। कई सब्सिडरी कंपनियों में भी मैलिशियस शॉर्ट सेलिंग देखी गई है। पता चल गया है कि यह किसने किया है। यह बाईचुन है। उसकी स्पीड सच में बहुत तेज है। यह पूरा गुस्सा और अपमान था। लिंचिंग हान के उसे खुलेआम रिजेक्ट करने के बाद उसने घूमकर अपना सारा गुस्सा मुझ पर, यानी लिंचिंग हान के लीगल हस्बैंड पर निकाल दिया। पर कोई बात नहीं, लिंचिंग हान के लिए अपनी आंखों से यह सब देखने का एकदम परफेक्ट चांस था कि उसका हस्बैंड आखिर में कैसा बन गया है, जिसे लोग ऐसे ही जमीन पर रगड़ रहे हैं। उसके घमंडी और स्ट्रॉन्ग विल्ड नेचर के हिसाब से अपने पति को इतना लाचार और बेकार बनते देखना उसके लिए बर्दाश्त के बाहर होगा। इसमें घबराने की क्या बात है, उसे करने दो, कोई रोक टोक मत करो। दूसरी तरफ फोन पर वोंग ली पूरी तरह शॉक में था। बॉस, इसमें हमें कई 100 मिलियन का नुकसान दिख रहा है। बस कुछ 100 मिलियन ही तो है। इसे मिस्टर बाई के लिए एक वेलकम गिफ्ट समझ लो। उसके साथ खेलो, उसे और मजे लेने दो। मैं यही तो चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि बीजिंग में हर कोई साफ साफ देख ले कि मैं, लुयान, बस एक होपलेस कचरा हूं जो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। बाईचुन जितना ज्यादा मुझे दबाएगा, लिंचिंग हान को उतना ही ज्यादा लगेगा कि मैं उसके लायक नहीं हूं। लू ग्रुप के स्टॉक्स की कीमत तेजी से जमीन पर आकर गिरी। बीजिंग का नंबर 1 मुफ्तखोर भारी इन्वेस्टमेंट लॉस में। जैसा सोचा था, ये न्यूज डायरेक्ट ट्रेंडिंग सर्चेस के टॉप पर पहुंच गई। पूरा इंटरनेट मेरा मजाक उड़ाने वालों से भर गया। हंसी के मारे जान निकल गई। ये सच में खुद को बिजनेस जीनियस समझता है। लिन बिंगशान को छोड़ दिया जाए तो इसकी औकात ही क्या है। ऐसे लोगों को सबक सिखाने का यही सही वक्त है। मैं पूरी तरह फोकस के साथ अपने फोन में कमेंट्स पढ़ रहा था। गालियां दो, जितनी ज्यादा बुरी गालियां दोगे उतना ही अच्छा है। मेरा ग्रैंड प्लान बिल्कुल मस्त चल रहा था। बाईचुन ने डायरेक्ट हमला शुरू कर दिया था। अब अगली बारी लिंचिंग हान के पूरी तरह निराश होने की थी। मैं डिनर के वक्त वापस उस सो कॉल्ड घर पहुंचा। मुझे लगा था मैं एक ठंडा बर्फ जैसा चेहरा देखूंगा जिस पर गुस्सा और चिड़चिड़ापन छाया होगा, लेकिन वहां कमरे में गर्माहट ने मेरा स्वागत किया। लाइट्स के नीचे खाने की महक घूम रही थी। लिंचिंग हान ने एप्रन पहना हुआ था और आखिरी डिश किचन से बाहर ला रही थी। व्हाट द हेल, ये इतनी क्रीपी स्माइल क्यों दे रही है? आज सारा तुम्हारा मनपसंद खाना बनाया है, उसने कहा। मैंने सिचुएशन चेक करने के लिए पूछा, क्या तुमने न्यूज नहीं देखी? तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? कैसा गुस्सा? क्या वो जोकर इस लायक है कि मुझे गुस्सा दिला सके? वो शांत होकर बोली। मैंने गुस्से से कहा, वो सैकड़ों मिलियन थे, वो असली पैसा था, वो सब चला गया। अब सच में मुझे एक बिगड़ैल बेटा बुलाने का वक्त आ गया है। वो बोली, पैसा गया तो क्या हुआ, दोबारा कमाया जा सकता है। जब तक तुम ठीक हो, वो किसी भी और चीज से ज्यादा अच्छा है। ये बिल्कुल पागल हो गई है। स्क्रिप्ट ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। इसको तो मुझ पर उंगली उठाकर मुझे गालियां देनी चाहिए थी ना। ये मुझे कंफर्ट क्यों कर रही है? लुयान, मुझे तुमसे कुछ कहना है, वो सीरियस होकर बोली। मैं उस बाईचुन को देख लूंगी। अब से मैं किसी को तुम्हें छूने तक नहीं दूंगी। अरे मेरी मां, मैं चाहता हूं तुम मुझे छुओ। डिवोर्स एग्रीमेंट निकालकर मेरे मुंह पर मारकर मुझे बर्बाद करो। मैं मन ही मन चिल्ला रहा था। तभी उसने किसी को फोन मिलाया। मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट को तुरंत इन्फॉर्म करो। बाय ग्रुप के खिलाफ अनफेयर कंपटीशन का लिटिगेशन प्रोसेस आज ही शुरू करो। साथ ही हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उन्हें मोबिलाइज करो, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। बाय की स्टॉक प्राइस और कोर बिजनेस पर एक डायरेक्ट और जबरदस्त हमला करो। उसकी आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, फिर भी उसमें हजारों मील तक फैलने वाली बर्फ जैसी ठंडक थी। एक सिरसिराहट और मार डालने का पक्का इरादा। मैं शौक में उसे घूर रहा था।
ये सब देखकर मेरे दिमाग में बस एक ही सेंटेंस आया, वो पक्का अपने बिजनेस एम्पायर की पूरी पावर यूज करने वाली है। एक ऐसी औरत जो किसी लिस्टेड कंपनी को कुचल कर रख दे। मेरा आराम से लाइंग फ्लैट रिटायर होकर जीने का ग्रैंड प्लान वो सच में पूरी तरह बर्बाद होने वाला था। लिंचिंग हान का काउंटर अटैक सच में इतना तेज था कि यकीन करना मुश्किल था। उसकी एक्शंस की स्पीड लगभग अनबिलीवेबल थी। अगले ही दिन उसकी कंपनी के बैंकरप्सी के कगार पर आने की न्यूज मार्केट में फैल चुकी थी। सारे मेजर फाइनेंशियल सेक्टर्स की हेडलाइंस में बस यही था, बाइचुन और उसकी कंपनी जिसकी पहले काफी इज्जत थी, रातों रात बीजिंग के बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा मजाक बन गए थे और लोग फ्री टाइम में बस इसी टॉपिक पर बातें कर रहे थे। किसी ने यह एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लिंचिंग हान, जो अपने शांत और रैशनल बिहेवियर के लिए जानी जाती थी, बीजिंग की टॉप फीमेल सीईओ, वो असल में ये सब अपने उस पति के लिए कर रही थी जो दुनिया की नजरों में एक निठल्ला और यूजलेस इंसान था। ऐसे खतरनाक तरीकों का इस्तेमाल करके उसने अपने पुराने लवर को बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया था। देखते ही देखते पब्लिक ओपिनियन पूरी तरह से बदल गया। ओह माय गॉड, ये कैसा अनोखा प्यार है, अपने पति के लिए सारी दुनिया से लड़ जाना। जिन लोगों ने पहले लू यान को बीवी के टुकड़ों पर पलने वाला कहा था, वो आकर पिटे। ये तो पक्का फीमेल लीड वाली स्क्रिप्ट ले आई। एक डोमिनेटिंग सीईओ अपने पति को स्पॉइल कर रही है। कोई मेरी मदद करो, द कोल्ड फीमेल सीईओ और उसका लिटिल पैम्पर्ड हस्बैंड। मैं इस सेटअप को सलाम करता हूं। एक नॉवल सच में हकीकत में बदल गई है। मैंने अपना फोन स्क्रीन स्क्रॉल किया। ये फालतू के कमेंट्स सच में बर्दाश्त के बाहर थे। मुझे अपने गले में खून का स्वाद फील हुआ। ऐसा लगा जैसे मैं वहीं पर खून की उल्टी कर दूंगा। फीमेल लीड स्क्रिप्ट और मैं यंग पैम्पर्ड हस्बैंड। क्या तुम सबकी आंखें सिर्फ दिखावे के लिए है, जो सच बस मैं ही देख सकता हूं? यह औरत प्यार व्यार के चक्कर में फंस चुकी है, जबकि मैं तो बस ये चाहता हूं कि ये अपनी कहानी चुपचाप खत्म करे और जल्दी से मर जाए। चिढ़कर मैंने अपना फोन सोफे पर पटक दिया। मेरी पूरी बॉडी ढीली पड़ गई, जैसे मेरी सारी हड्डियां निकाल ली गई हों। खत्म। मेरा प्लान पूरी तरह बर्बाद हो गया था। मैं ना सिर्फ लिंचिंग हान को खुद से निराश करने में फेल हुआ, बल्कि उल्टा उसने अपने हस्बैंड के लिए दुनिया से जंग लड़ने का नाटक शुरू कर दिया। लो, एक और लेटेस्ट अपडेट आ गई। कल उठे सवालों के बाद लिन ग्रुप ने आज रात रिपोर्टर्स को पब्लिक स्टेटमेंट दे दिया। प्यारे मीडिया वालों और उन सभी दोस्तों जो अभी भी हमारी फिक्र करते हैं, मैं ये कहना चाहती हूं कि चाहे जो हो जाए, मैं हमेशा उसके साथ खड़ी रहूंगी। लिन ग्रुप अपनी पूरी ताकत लगा देगा मेरे प्यार को प्रोटेक्ट करने के लिए। कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब अच्छा हुआ, शायद वो अब डिवोर्स और भी ज्यादा चाहती होगी। बाइचुन कंपनी के वापस उठने की संभावना अब भी बहुत कम थी। मेरी जिंदगी उदास हो गई थी। क्या तुम न्यूज़ देख रहे हो? अभी भी मुझसे छुप रहे हो? लू यान, छुपने की कोई बात नहीं है, बस थोड़ा थक गया हूं। उसने मेरी सूक्ष्म बेबी को साफ साफ नोटिस कर लिया। उसकी आंखों में एक अंधेरा चमका, लेकिन बाहर से वो पूरी तरह शांत और बिना किसी भाव के दिख रही थी। बाइचुन ने सब कुछ संभाल लिया था। उसका लहजा शांत था। मैंने नाक से एक सिलेबल निकाला। उदास होकर उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। उसने मेरे एक्सप्रेशन को ध्यान से देखा। नहीं, मैंने सपाट अंदाज में इनकार कर दिया। मैं गुस्सा नहीं हूं, मैं निराश हूं। प्लान फेल होने के बाद वाली पूरी तरह की निराशा। वो धीरे धीरे टेस्टिंग करती हुई मेरी तरफ झुकी, फिर अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया। लिंचिंग, हां, तुम क्या कर रही हो? बस थोड़ा थक गई हूं, तुम्हारे साथ थोड़ी देर आराम करना चाहती हूं। उसे इस हाल में देखकर मेरे मुंह से अनियंत्रित रूप से एक ट्रेस ऑफ डैम गिल्ट निकल गया। बेवकूफ, मुझे गिल्ट फील हो रही है। मेरे पैर, इसने मेरे परफेक्ट प्लान को बर्बाद कर दिया। इसने मेरी आसान लाइंग फ्लैट लाइफ को बर्बाद कर दिया। मुझे तो इसे नफरत करनी चाहिए, इसे चिढ़ना चाहिए। मिस्टर लिन, प्लीज खुद का रिस्पेक्ट करो। मैंने ये ठंडा, लगभग दिलहीन वाक्य फेंका और सीढ़ियां चढ़ गया। यूजलेस परसोना फेल हो गया। तो अब प्लान बी लॉन्च करते हैं, एलिगेंट और ऑर्नेट। मैं नहीं मानता।
एक करियर में सफल, घमंडी और महत्वाकांक्षी औरत अपने नाम मात्र के पति को पूरे दिन बाहर घूमकर ध्यान खींचते हुए अपने सिर पर टोपी के बाद टोपी चढ़ाते हुए बर्दाश्त कर लेगी। जितने ज्यादा इरोटिक और विस्फोटक स्कैंडल, उतना ही उसे पूरी तरह अपमानित महसूस होगा। शायद वो और बर्दाश्त ना कर पाए। मैंने मन बना लिया और बाहर जाने के लिए तैयार हुआ। सीढ़ियों से नीचे उतरते ही मैंने लिन चिंग हान को एंट्रेंस पर खड़े देखा। लग रहा था वो मेरा इंतजार कर रही थी। बाहर जा रहा हूं। उसकी आवाज शांत थी। वेल, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूं? आज कंपनी में ज्यादा काम नहीं था। नो वे, जहां मैं जा रहा हूं वहां तुम्हारा जाना उचित नहीं। क्यों? क्योंकि मैं डेट पर जा रहा हूं। उसका शरीर अचानक स्टिफ हो गया। उसकी प्यूपल्स तेजी से सिकुड़ गईं, जैसे किसी अदृश्य सुई ने उसे छेद दिया हो। बहुत अच्छा, यही रिएक्शन चाहिए था। स्टंग और ऑफेंडेड फील करे। उसे प्रोवोक करो, उसे जलन दिलाओ, वो और बर्दाश्त ना कर पाए। हालांकि अगले ही सेकंड उसकी रिएक्शन ने मेरी सारी उम्मीदों को फिर से उलट दिया। वो नाराज नहीं हुई, ना कोई सवाल किया, बस साफ और स्थिर आवाज में बोली, अच्छा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। उसकी आंखों में ना तो गुस्सा था, ना जलन का जरा सा भी अंश, सिर्फ गहरी और अथाह सहनशीलता थी। एक ऐसी सहनशीलता जो किसी को डुबो सकती थी, जिससे मेरी रीढ़ की हड्डी सिहर गई। एक लगभग लार करने वाली शांति, जैसे कह रही हो, जा मजे कर, बस घर वापस आ जाना। जैसे रुई पर मुक्का मारा हो। मैं घुट गया। ये औरत को जरूर कोई समस्या है। एब्सोल्यूट। आखिर ये बनी किस चीज से है? तेल और नमक दोनों नहीं लगते? व्हाट द हेल? रात में वोंग ली ने इमरजेंसी कॉल से मुझे बाहर बुलाया। एक क्रूशल पार्टनर के साथ सोशल इवेंट में पर्सनली अटेंड करना था। टेबल पर टोस्टिंग चल रही थी। माहौल गर्म था। बॉस को शराब पीने की मशहूर भारी क्षमता के लिए जाना जाता था। ग्लास के बाद ग्लास। मेरी शराब की सहन शक्ति पहले ठीक ठाक थी, लेकिन इस दौरान लिन चिंग हान ने मुझे मेंटली इतना थका दिया था कि थोड़ा पीते ही नशा चढ़ गया। डिनर खत्म होने के बाद मैं 70 to 80% ड्रंक हो चुका था। वोंग ली ने मुझे होटल से बाहर निकाला और शहर के बीचों बीच वाले उस बड़े फ्लैट तक छोड़ गया। दरवाजा खोलते ही मुझे लिन चिंग हान दिख गई। इतनी शराब कैसे पी ली? फिर वही बात। मुझे मत छुओ। हां, तुम यहां कैसे? किसने कहा तुम्हें आने को? तुम मुझे क्यों नहीं जाने देते? मैं बस शांत, आराम से, सुकून भरी लाइंग फ्लैट लाइफ जीना चाहता हूं। तुम भूत की तरह क्यों चिपक जाती हो? जाओ, अपने उस वाइट मूनलाइट को ढूंढो जिसकी तुम्हें हमेशा तलब है। मैं अपनी आजाद जिंदगी जीता हूं। हमारा पुल वापसी का रास्ता है। बूढ़े होने तक साथ न रहना अच्छा नहीं है क्या? मैंने दिल में दबे सारे शब्द चिल्लाकर कह दिए। लिन चिंग हान चुपचाप खड़ी रही। वो मुझे चुपके से घूर रही थी। उसकी आंखों में चमकती हुई नमी धीरे धीरे जमा हो रही थी। उसने धीरे से पूछा, क्या तुमने कभी मुझे नहीं सोचा? नहीं, मेरे प्लान में सिर्फ वो विरासत थी जो तुम मरने के बाद छोड़ोगी। वाक्य बर्फ में टेम्पर्ड खंजर की तरह था। सीधा उसके दिल में घुस गया। उसका शरीर जोर से कांप उठा, जैसे किसी अदृश्य भारी हथौड़े ने उसे मारा हो। बहुत देर से रोके जा रहे आंसू आखिरकार उस पल में बाढ़ की तरह बह निकले। वो मुझे देख रही थी। फिर उसने मुंह के कोने खींचकर हंसने की कोशिश की। तुम्हें शुरू से अंत तक जो चाहिए था वो सिर्फ मेरी मौत के बाद की छोटी सी चीज थी। कदम दर कदम वो भारी कदमों से मेरी तरफ आई। आंसू बह रहे थे, लेकिन उसकी नजर खोखली और डरावनी थी। मैं तुम्हें दे दूंगी जो कुछ भी मेरे पास है। मेरी कंपनी, मेरा पैसा, मेरे शेयर्स। मैं अपनी जान भी दे सकती हूं। कल हम डिवोर्स के पेपर्स हैंडल करने जाएंगे। मेरी सारी संपत्ति तुम्हारी हो जाएगी। ये कहकर उसने मुझे आखिरी बार गहरी नजर से देखा। उस नजर में कुछ पूरी तरह बुझ गया। फिर वो मुड़ी, एक सेकंड भी नहीं रुकी। दरवाजे के बाहर गलियारे की परछाइयों में गायब हो गई। डिवोर्स अग्रीमेंट असाधारण रूप से आसानी से साइन हो गया। लिन चिंग हान ने जैसा कहा था वैसा ही किया। उसके नाम की लगभग सारी कैश, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, यहां तक कि लिन ग्रुप का कुछ हिस्सा, सारे नॉन कोर शेयर्स मेरे नाम ट्रांसफर कर दिए।
ये एक भारी रकम थी, किसी को भी चक्कर आने वाली दौलत, जो मुझे लाइंग फ्लैट रहने के लिए काफी थी। मैंने तुरंत अपनी ज्यादातर एसेट्स टॉप टियर ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट टीम को सौंप दी, सिर्फ थोड़ा सा पैसा उड़ाने के लिए रखा। और फिर शुरू हुई मेरी असली ग्लोबल लाइंग फ्लैट जर्नी। मैंने नॉर्वे के फजोर्ड के किनारे एक वुडन कैबिन खरीदा। हर रोज उठकर मछली पकड़ता, औरोरा देखता या फायरप्लेस के पास किताब पढ़ता। साउथ पैसिफिक में एक रियल आइलैंड खरीदा। वहां सफेद रेत, साफ समंदर, नारियल के पेड़ों की छाया। मेरे 2 कुत्ते थे, एक का नाम लाइंग फ्लैट, दूसरे का लॉन्ग लिव द एम्परर। वे रोज की सबसे बड़ी परेशानी थे। लहरों के पीछे भागना है या झूले में मेरे साथ सोना है। कभी कभी मैं कैपिटल वापस आ जाता, अपने पेंट हाउस अपार्टमेंट में कुछ दिन रहता, लेकिन लिन चिंग हान को फिर कभी नहीं देखा। कहा जाता है कि उसने अपनी सारी एनर्जी वापस लिन ग्रुप में लगा दी। एक फाइनेंशियल मैगजीन के कवर पर वो फिर से अपनी आइज्ड डिमीनर में वापस आ गई थी। उस दिन वकील ने मुझे एक मोटा डॉक्यूमेंट थमाया। मिस्टर लू, ये मिस लिन चिंग हान ने हमें सौंपा था। ये उनकी पर्सनल आर्ट कलेक्शन का आखिरी हिस्सा, ज्वेलरी लिस्ट और ओनरशिप ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स है। उन्होंने कहा था कि यह एग्रीमेंट का अनफिनिश्ड हिस्सा था, अब ऑफिशियल हैंडओवर है। मैंने उसे पलटा। सारे इंप्रेशनिस्ट पेंटिंग्स और टॉप ग्रेड जेड, बहुत वैल्यूएबल। मैंने सिर हिलाया और आराम से अपना नाम साइन कर दिया। यह मेरे लिए सबसे अच्छा अंत था। रुको, जाने से पहले हाइप का बटन अभी दबा दो और दिखा दो कि अगली स्टोरी का इंतजार कितने लोग कर रहे हैं। अगर हाइप जबरदस्त रहा तो नई कहानी उम्मीद से भी बहुत जल्दी लेकर आऊंगा। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना, अपने सभी स्टोरी लवर दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो, क्योंकि आगे ऐसी ऐसी कहानियां आने वाली है जो हर एपिसोड में तुम्हारा दिमाग हिला देंगी। चलो मिलते हैं बहुत जल्द एक और धमाकेदार स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। बाय।